हेलो एवरीवन, दिस इज ब्रजेश। आज मैं बात करने वाली हूँ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या हैं? अभी तक आपने मेरी क्लास में पढ़ रखा है मॉडल वर्ब्स के बारे में, बट प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब इससे टोटली डिफरेंट है। आज मैं क्या क्या आपको इंक्लूड करने वाली हूँ इस वीडियो के माध्यम से, क्या क्या बताने वाली हूँ, एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मैं आपको बताऊंगी डिफरेंशिएट करना प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बीच में, कैसे आप डिफरेंशिएट करें, इन दोनों को कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे यूज करें, कैसे इनको कन्वर्सेशन में फ्रीक्वेंटली अपनी आदत में शामिल करके यूज करना सीखें। क्योंकि बिना प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स के कोई भी टेंस आप फॉर्म नहीं कर सकते। फिर वो चाहे सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो, फ्यूचर हो, परफेक्ट हो, कोई भी टेंस। सब मिलाकर मैं ये बताने वाली हूँ आज के इस वीडियो में कि किस तरीके से इन प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स को आप अपने सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर में शामिल करें और इनसे अपनी पहचान स्थापित करें जो कि परमानेंट हो, ताकि किसी भी तरीके का कंफ्यूजन आपके दिमाग में ना हो जब भी आप इनको यूज करें, और सही तरीके से इनका आइडेंटिफिकेशन करें कि बी क्या है क्या है और डू क्या है। तो बेसिकली ये तीन प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स किस तरीके से आप यूज करें और किस तरीके से पहचानें और किस तरीके से अंतर करना सीखें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स और प्राइमरी वर्ब्स के बीच में। तो आइए मैं अपनी क्लास स्टार्ट करती हूँ। आगे की वीडियो में अगर आप अटेंटिवली मेरे को सुनते हैं तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। वो कैसे संभव है, आइए चलिए देखते हैं। नंबर 1, बी। बी ये बहुत ही छोटा सा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। दे आर प्राइमरी वर्ब्स यूज्ड इन इंग्लिश ग्रामर, हैव मल्टीपल फंक्शंस एंड मीनिंग्स। तो आप इस बात को समझिए कि ये एक ऐसा वर्ब है, सिर्फ दो लेटर्स बी ई कितना कुछ समेटे हुए हैं अपने आप में, और इसीलिए इसको प्राइमरी वर्ब कहते हैं। इसके इतने ज्यादा फंक्शंस हैं और इतने ज्यादा मीनिंग्स हैं कि आप खुद सरप्राइज होंगे। आई एम श्योर अभी तक आपको इसके बारे में जितनी भी नॉलेज होगी वो कम होगी। तो सबसे पहले देखिए कैसे बी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एम में। अगर हम कोई भी सेंटेंस आई के साथ स्टार्ट कर रहे हैं तो ये बी कन्वर्ट हो जाता है एम। आई एम, आई एम डूइंग दिस, आई एम टॉकिंग with someone, I'm learning my lesson, I'm going there, I'm here. So this way, I'm so and so. अगर आप अपना परिचय देते हैं किसी को तो बताते हैं आप अपना नाम, तो भी आप कहते हैं आई एम सो एंड सो, आई एम राजीव, आई एम रीना, आई एम सीना, वट एवर योर नेम इज। तो अपने इंट्रोडक्शन में आप जब भी एम शामिल करते हैं तो ये बी का ही रूप है, ये प्राइमरी वर्ब ही है। और कन्वर्ट होता है इज में। जब भी आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई सेंटेंस बनाना होता है, दिस इज पेन, दैट इज बुक, कुछ भी, तो आप इसका इस्तेमाल करते हैं। सेम तरीके से आर यूज होता है। दे आर कमिंग, दे आर गोइंग, दे आर डांसिंग, दे आर राइटिंग, दे आर देयर, वे वहां पर हैं, वो नाच रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जब भी आपको प्लूरल सेंस में कोई बात कहनी होती है प्लूरल सब्जेक्ट को यूज करते हुए, तो आप आर का यूज करते हैं। ये भी बी का ही रूप है। देन वाज क्या है? सिंपल पास्ट टेंस की फॉर्म है। देयर वाज ए बॉय, देयर वाज ए कंट्री, देयर वाज ए किंग। कोई भी स्टोरी आप सुनाते हैं तो सिंपल पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब वाज का इस्तेमाल करते हैं। ये भी बी है। वर, WERE, ये भी प्लूरल सब्जेक्ट लेते हुए जब भी कोई सिंपल पास्ट का सेंटेंस फॉर्म करते हैं आप यूज करते हैं।
they were doing that, they were shouting, they were jumping, they were playing, we were going there, we were doing our job. So many sentences you can create with these verbs. So this is also be. Now will, सिंपल फ्यूचर टेंस में विल का उपयोग होता है, या जब भी कुछ भी आप प्लान कंफर्म करते हैं तो विल का यूज करते हैं। ये भी रूप है बी का। देन विल बी, शैल बी में हमेशा यूज किया जाता है बी। तो आप देख सकते हैं, मैं ये कह रही हूं कि जब भी आप किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, फिर वो चाहे किसी भी टेंस में हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, कंटिन्यूअस हो इवन, या फ्यूचर हो, सिंपल पास्ट हो, कोई भी टेंस आप बिना बी के कंप्लीट नहीं कर सकते। तो आप समझिए ये कितना वैल्यूएबल प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है बी। सम अप कर देती हूं मैं कि बी को इस्तेमाल करते हैं आप हर रोज, चाहे वो किसी भी टेंस में सेंटेंस का फॉर्मेशन हो। तो आपको बी को पहचानना चाहिए। वीकली कोई काम आप करते हैं, रेगुलर बेसिस पे आप कोई काम करते हैं, उस तरीके से, क्योंकि बी का यूज बहुत ही फ्रीक्वेंट होता है इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश कन्वर्सेशन में। तो बी को हेडलाइन बना के रखिए इंग्लिश ग्रामर का, और आप इसको यूज करना सीखिए। एक बार अपना कॉन्सेप्ट ये क्लियर रखिए कि बी अपने रूप बदलता है अपने टेंस के अकॉर्डिंग, अपने सेंटेंस में फीलिंग्स के अकॉर्डिंग, और अपने एक्सप्लेन करने की काबिलियत के अकॉर्डिंग। तो जो भी कुछ आप एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको टेंस का स्ट्रक्चर दीजिए, टेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस को फॉर्म कीजिए, और आप बी को मॉडिफाई करते रहिए। नाउ हैव प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। कैसे है? इसको पोजेशन के तौर पे भी उपयोग करते हैं, हैज हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी उपयोग करते हैं, और हेड के तौर पे भी उपयोग करते हैं। मैं आगे की स्लाइड में आपको बताऊंगी कि कब, एग्जाम्पल के माध्यम से, कि कब आपको पोजेशन शो करना होता है हैव के माध्यम से, और कब इसको हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करना होता है, या फिर पास्ट की किसी घटना को बताने के लिए आप हैड के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हैव भी मॉडिफाई होता है अकॉर्डिंग द टेंस। एक खासियत इसमें अलग है जो कि ये पोजेशन को भी बताता है। डू क्या है? डू, डस, डिड, ये भी मॉडिफाई होता है। डू भी मेन वर्ब की तरह भी यूज होता है और ऑक्सिलरी वर्ब की तरह भी यूज होता है। अब आपको क्या मुझे याद दिलाना पड़ेगा कि मेन वर्ब क्या होती है? जी हाँ, मैं याद दिला देती हूँ आपको कि जब भी कोई सेंटेंस का फॉर्मेशन आप करते हैं तो बिना मेन वर्ब के कभी भी कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। सबसे पहले आपको चाहिए होता है सब्जेक्ट, देन आप लेते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, कहना चाहिए हेल्पिंग वर्ब, वो होती है अकॉर्डिंग द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपकी हेल्पिंग वर्ब प्लूरल में होती है, अगर से सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग होती है। लेकिन डू जब मेन वर्ब की तरह यूज होता है तो ये चेंज होता है अकॉर्डिंग द टेंस। जैसे डू कन्वर्ट हो जाता है डज में, डू कन्वर्ट हो जाता है डिड में, और ये तीनों ही तरह के फॉर्मेशन, फिर वो चाहे असर्टिव हो, इंटेरोगेटिव हो या निगेटिव, मॉडिफाई होके साथ चलता है। तो आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ ये तीन ऐसे गेस्ट जिनको आपको अटेंशन देना बहुत अधिक जरूरी है। अगर आप इंग्लिश को प्यार करते हैं, इंग्लिश भाषा सीखना चाहते हैं, तो आप पहचान लीजिए कि बी का इस्तेमाल इस तरीके से आप करेंगे जो कि रेगुलर बेसिस पर होगा, वीक में हर रोज आपको यूज करना होगा। हैव एक ऐसा गेस्ट है जो कभी कभार आपके घर आता है, और डू एक क्रिया के फॉर्म में आपके साथ रहता है जब आप ज्यादातर समय अपने बारे में बात करते हैं, डू, डज और डिड।
कैसे? आइए मैं एग्जाम्पल के साथ आपको और क्लियर कर देती हूँ कॉन्सेप्ट। अगर हम बी को लिंकिंग वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं, कहना चाहिए हेल्पिंग वर्ब की तरह, जब हम कनेक्टिंग वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं तो कैसे यूज करेंगे? जबकि हमें कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन कन्वे करनी होती है। क्या आप जानते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है? जब हम किसी के बारे में कुछ ज्यादा बताना चाहते हैं, उसकी काबिलियत के बारे में, उसकी पोजीशन के बारे में और उसकी क्षमता के बारे में, तब हम ये लिंकिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं बी। आइए कैसे? दे आर इंटेलिजेंट। इफ somebody don't know about them, you are telling him or her they are intelligent। वे लोग बहुत बुद्धिमान हैं। तो बुद्धिमानियत एक काबिलियत है जिसके बारे में आप कन्वे कर रहे हैं। शी इज हैप्पी विद हर पोजीशन। ये उसकी मेंटल स्टेटस है जिसके बारे में आप कन्वे कर रहे हैं किसी को कि वो अपनी पोजीशन से बहुत खुश है। आई एम फाइन। यहाँ पर एम का यूज करते हुए आप ये बता रहे हैं कि आप खुश हैं, आप ओके हैं, आई एम फाइन। तो आप देख सकते हैं कि तीनों ही सेंटेंसेस में इंफॉर्मेशन दी गई है, एक एक्स्ट्रा जानकारी प्रोवाइड कराई गई है जिससे कि आप बात कर रहे हैं या जिसको आप मैसेज कन्वे कर रहे हैं। मदर वाज रेडी टू गो। रीना विल बी हैप्पी टू सी यू देयर। रीना विल बी हैप्पी टू सी यू देयर। मदर वाज रेडी टू गो। आप देख सकते हैं सिंपल पास्ट टेंस का ये सेंटेंस है और आप किसी को कन्वे कर रहे हैं कि मदर वाज रेडी टू गो, कि माँ जाने के लिए तैयार थी। रीना बहुत खुश होगी अगर वो आपको वहां पर देखेगी। तो कीप दिस थिंग इन योर माइंड व्हेनेवर यू आर यूजिंग दिस प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब बी एज ए लिंकिंग वर्ब, that means you are ready to provide something extra information to somebody, or you are conveying a message to somebody with the extra knowledge which you have। तो आपको जब एक्स्ट्रा जानकारी देनी है किसी को तब आप इसको यूज करते हैं लिंकिंग वर्ब की तरह से, कनेक्टिंग वर्ब की तरह से, हेल्पिंग वर्ब की तरह से। नाउ वी विल टॉक अबाउट ऑक्सिलरी वर्ब्स। बी कब हेल्पिंग वर्ब बन जाता है? जब कभी भी आप किसी टेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाते हैं और वो भी पैसिव में। मैं आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आने वाली हूं कि कैसे आप पहचान करें कि ये सेंटेंस पैसिव है या ये सेंटेंस एक्टिव है। तो आप उसके लिए भी रेडी रहिए, नेक्स्ट टॉपिक यही होगा। लेकिन यहाँ फिलहाल मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब भी आपको पैसिव फॉर्मेशन में किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाना होता है तब आप इसको हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करते हैं। कैसे? द मैच विल बी प्लेड बाय द बॉयज। द लेसन इज बीइंग टॉट बाय द टीचर। आप देख सकते हैं कि पहला सेंटेंस पैसिव में है। अगर आप सिंपली एक लाइन में समझ जाते हैं तो पैसिव फॉर्मेशन में हमेशा ऑब्जेक्ट फर्स्ट होता है ना कि सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमेशा बाद में लिखा जाता है विद द हेल्प ऑफ बाय, और वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है। तो आप ये तीन पहचान समझ लीजिए। एक लाइन में अगर आप जल्दी समझ जाते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है इस बारे में, तो पैसिव सेक्शन इस तरीके से फॉर्म होता है। और जब भी हम इसको ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज करते हैं तो हम इसके साथ बी लगा देते हैं। आप फर्स्ट सेंटेंस में देख सकते हैं मैंने यूज किया है विल बी। नेक्स्ट सेंटेंस में यूज किया है इज बीइंग। तो बी यहाँ कन्वर्ट हो जाता है बीइंग में। कैसे? विद आईएनजी। आपको पता है कि जब भी आप कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं तो आपको मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगाना होता है। तो यहाँ इज हेल्पिंग वर्ब है और बीइंग आईएनजी बीइंग टॉट बाय द टीचर। ये पैसिव का फॉर्मेशन बताने के लिए इसको कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट किया गया है। तो पैसिव के फॉर्मेशन में हमेशा बी का यूज होता है और वो भी आपके सेंटेंस को रिप्रेजेंट करता है। ये भी ऐसे रिप्रेजेंट करता है कि ये सेंटेंस पैसिव फॉर्मेशन लिए हुए हैं। ये आपकी वॉइस जो है वो पैसिव है, एक्टिव नहीं है, क्योंकि हमेशा बी जो है वो पैसिव के लिए यूज होता है। इतनी सी बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो ऑक्सिलरी वर्ब में
हमेशा पैसिव फॉर्मेशन के लिए यूज की जाती है। एग्जिस्टेंशियल वर्ब इंडिकेट एग्जिस्टेंस। अगर किसी चीज की मौजूदगी दिखानी है तब भी हम इस बी का उपयोग करते हैं। कैसे? देयर इज समबडी एट द डोर, देयर इज पेन ऑन द टेबल, देयर इज ए पेन ऑन द टेबल, देयर इज समबडी एट द डोर। If you are indicating to somebody else, I am listening a noise, I am listening a somebody's voice there on the door, then you can speak like this, there is somebody at the door. दरवाजे पर कोई है। ये आप मैसेज कन्वे कर रहे हैं और इंडिकेट कर रहे हैं किसी दूसरे को कि मैं कुछ सुन रहा हूं, मुझे लग रहा है कि दरवाजे पर कोई मौजूद है। There is a pen on the table. टेबल पर एक पेन रखा हुआ है। तो किसी चीज की मौजूदगी बताने के लिए भी आप इसको एग्जिस्टेंशियल वर्ब के तरह से भी यूज करते हैं। तो मैं सम अप कर देती हूँ। इस पूरी स्लाइड में मैंने आपको बताने की कोशिश की कि इसको बी को लिंकिंग वर्ब की तरह यूज कीजिए, ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज कीजिए। जब भी आपको अपना फॉर्मेशन पैसिव सेक्शन की तरह करना है, पैसिव वॉइस की तरह करना है, और अगर किसी चीज की मौजूदगी को इंडिकेट करना चाहते हैं तो आप फ्रीक्वेंटली बी का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन देखिए कि एक्शन और एक्टिविटी। ये एक्शन और एक्टिविटी क्या है? एक्शन हमेशा बताया जाता है किसी को। मैं कहना ये चाहती हूँ कि क्रिया एक ऐसी क्रिया जिसमें कि कुछ करना या होना पाया जाता है। क्रिया का जो कि बेसिक फॉर्म है, आप कह सकते हैं आई डू माई होमवर्क, दे आर डूइंग देयर वर्क, दे डू व्हाट दे वांट, शी इज डूइंग हर जॉब। इस सेक्शन में आप देख सकते हैं कि डू का इस्तेमाल किसी एक्शन को बताने के लिए या किसी एक्टिविटी को दर्शाने के लिए किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई डू माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क करता हूँ। दे आर डूइंग देयर होमवर्क, वे अपना काम करते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस में डू को एस एच यूज किया गया है, सेकंड में विद आईएनजी यूज किया गया है, और आर को इसलिए लगाया गया है क्योंकि एक सेंटेंस कंटिन्यूअस में है। दे डू व्हाट दे वांट, वे वही करते हैं जो वो करना चाहते हैं। शी इज डूइंग हर जॉब, वो अपना काम कर रही है। तो सब मिला के किसी एक्शन को बताने के लिए जब आप डू का उपयोग करते हैं तो ये एक्शन वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। मैंने आपको एग्जाम्पल्स में केवल 4 सेंटेंसेस बताए हैं। आप इसको डिड की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। कैसे? आई डिड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क किया था। दे वर डूइंग देयर वर्क, वे अपना काम कर रहे थे। दे डिड व्हाट दे वांट, उन्होंने वही किया जो कि वो करना चाहते थे। शी वॉज डूइंग हर जॉब, वह अपना काम कर रही थी। शी डिड हर जॉब। तो मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि आप इसको डिड को जब भी एक्शन के तौर पर या एक्टिविटी के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो आप इसको सिंपल पास्ट में भी यूज कर सकते हैं। ये चेंज हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है डिड में। आई डिड माई होमवर्क, दे डिड देयर होमवर्क। नाउ नेक्स्ट वन, डन। यही डू जब एक्शन की तरह इस्तेमाल होता है तो डन में भी कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? कहना मैं ये चाहती हूँ कि डू डिड डन, डू अगर मेन वर्ब की तरह उपयोग हो रहा है तो ये मेन वर्ब की तरह ही प्रेजेंट, पास्ट और पार्टिसिपल तीनों फॉर्मेशन में, माने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट भी होता है। डू फर्स्ट फॉर्म होगा, डिड सेकंड फॉर्म होगा और डन थर्ड फॉर्म होगा। थर्ड फॉर्म हम कब यूज करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। जब भी हम परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट बना रहे होते हैं टेंसेस में। पास्ट की तरह कब यूज करेंगे? जब हम सिंपल पास्ट में बना रहे हैं सेंटेंस को। और हम डू को डायरेक्टली कब यूज करेंगे? जब हम सेंटेंस का फॉर्मेशन सिंपल प्रेजेंट टेंस में चाहते हैं। आइए मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि कैसे इन्हीं एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप डिड को, सॉरी डन को यूज करेंगे। आई हैव डन माई होमवर्क, डन आपको पता ही है कि प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होगा, तो आई हैव डन माई होमवर्क। शी हैज डन हर होमवर्क, दे हैव डन देयर होमवर्क।
इस तरीके से। दे है तो हैव आएगा। अगर सिंगल सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर रहे हैं, सी, रीना, रवि, ही, देन आप करेंगे यूज हैज को। रीना हैज डन हर होमवर्क, Ravi has done his homework. This way, they have done their homework. So be clear in your mind. Do हमेशा tenses के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग आप यूज करेंगे जब कभी भी इसको एक्शन वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं। लेकिन यही आपका गेस्ट कब कन्वर्ट हो जाता है एक स्पेशल गेस्ट में, तो आइए समझ लेते हैं कि कब ये ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम करने लगता है। अभी तक हम बात कर रहे थे मेन वर्ब की तरह कि डू कैसे काम करता है। तो देखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब की तरह डू एक स्पेशल गेस्ट कब बन जाता है, जब कभी भी हमें सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में फॉर्म करना होता है। मैं कहना चाहती हूं कि इंटेरोगेटिव सेक्शन के जो भी सेंटेंसेस बनते हैं उनमें हम डू को यूज करते हैं किस तरीके से, आइए देख लेते हैं। डू यू लाइक टी? क्या आपको चाय पसंद है? तो आप देख सकते हैं कि डू को हमने सबसे पहले यूज किया है हेल्पिंग वर्ब की तरह, और इसी ने हमारे सेंटेंस का फॉर्मेशन किया है डू। अगर हम इसको डज कहें तो डज सी लाइक म्यूजिक, फिर हम सिंगल सब्जेक्ट लेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट लेंगे, डज सी लाइक म्यूजिक। और अगर हमें डू को प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लेना है तो हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इजीली डायरेक्टली डू का ही यूज करेंगे। डू दे लाइक टी? डू दे लव टू गो? डू दे लाइक म्यूजिक? आप कुछ भी सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं, डू का इस्तेमाल कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल इन योर सेंटेंस के स्ट्रक्चर में, सब्जेक्ट से पहले, और लास्ट में इंटरोगेटिव मार्क जरूरी है, ये जरूर होगा। अब ये हमारा गेस्ट और किस तरीके से मॉडिफाई हो जाता है, जब कभी भी हमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर नेगेटिव रखना होता है। She does not like dancing. They do not like dancing. We do not like tea. We do not like to go to the party. We don't want to do anything. इस सेंस में तो यहाँ भी आपको सेम चीज देखनी होगी। यहाँ पर नेगेटिव स्ट्रक्चर में हमेशा सब्जेक्ट पहले इस्तेमाल किया जाता है, और डू और डज अकॉर्डिंग द सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करेंगे, और जस्ट बाद आप नॉट का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव में फॉर्म कर रहे हैं इसलिए क्वेश्चन मार्क की जरूरत नहीं होगी। तो इस जब हम डू को, इस अपने डू गेस्ट को ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज करते हैं तो ये स्पेशल बनके हमारे सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में फॉर्म करने में मदद करता है और नेगेटिव सेंटेंस की तरह मदद करता है। और हमारा ये गेस्ट क्या करता है, एम्फेटिक वर्ब में कन्वर्ट हो जाता है। ये स्टेटमेंट में कुछ एम्फेसिस ऐड कर देता है। कैसे? आई डू लव डांसिंग, आई डू लव कॉफी, आई डू लव टू मीट पीपल। आप अपने बारे में किसी को ये बताना चाहते हैं कि आपको क्या क्या पसंद है, तो आपने कहा आई डू लव डांसिंग, आई डू लव कॉफी, आई डू लव टू मीट पीपल। मुझे लोगों से मिलना पसंद है, मुझे कॉफी पीना पसंद है। तो जब कभी भी एम्फेटिक की तरह ये यूज होता है, एम्फेसिस ऐड करता है किसी के स्टेटमेंट में, तब भी आप डू को यूज करते हैं। तो इस पूरी स्लाइड में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप एक्शन वर्ब में, ऑक्सिलरी वर्ब में और एम्फेटिक वर्ब के तौर पे आप डू का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्पेशल गेस्ट है तो इसको पहचानिए और आप ये समझिए कि इसको किस किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। पजेशन वर्ब, ये पजेशन वर्ब क्या होती है? पजेशन वर्ब वो है जो किसी चीज की ऑनरशिप के बारे में बात करता है। मालिकाना हक आप कह सकते हैं, अगर हिंदी में समझते हैं बात को, तो आप ऐसे समझिए कि किसी चीज का मालिक बनाता है जब आपको, तो हम हैव का उपयोग करते हैं। ये गेस्ट भी हमारा 3 तरीके से अटेंशन चाहता है कि जब कभी भी हमें पजेशन के रूप में सेंटेंस को फॉर्म करना होता है तो हम इसको उपयोग करते हैं। आई हैव ए कार, आई हैव ए हाउस, आई हैव 2 brothers, आई हैव 3 sisters।
I have good neighborhood in my society. I have 4 books. I have 4 big houses. I have big car. Whatever you want to say, whatever you want to explain, a thing or a person or a relationship as a possession, you can express with the help of verb. आप वर्ब के माध्यम से बता सकते हैं कि आपके पास कितने घर हैं, आपका पड़ोस कैसा है, आपके पास कितनी कारें हैं, आपके कितने भाई हैं, आपके कितने बहन हैं, जो भी हैं, आपके पापा क्या करते हैं। तो कुछ भी प्रोफेशन के बारे में या किसी पोजेशन के बारे में जब भी आप बात करें तो हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई हैव ए गुड फैमिली, आई हैव ए फैमिली ऑफ academician, I have a family of politician, whatever you want to explain, you can explain with the help of have. But main thing is that you are showing here the possession. Next one is experience verb. क्या है? Experience verb में भी आप have का यूज करते हैं। Whatever you are experiencing, you are explaining. जो कुछ भी आप फील कर रहे हैं, जो कुछ भी आप अनुभव कर रहे हैं, उसके बारे में अगर आप बताना चाहते हैं तो भी have का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए कैसे करेंगे? I have a fever. I have enjoyed the party. I have pain in my stomach. I have anger issues. आपकी कोई प्रॉब्लम है फीलिंग से रिलेटेड या आप किसी बीमारी से या आप किसी परेशानी से ग्रसित हैं तो आप हैव का इस्तेमाल करते हैं। आपको बुखार है, आपने पार्टी एंजॉय की थी, आपके पेट में दर्द है, आपको गुस्सा को लेकर इश्यूज है, गुस्सा आपकी समस्या है, तो ऐसा कुछ भी जो कि आपने एक्सपीरियंस किया है और आप उसे स्टेटमेंट के तौर पे किसी को कन्वे करना चाहते हैं तो आप इसको कन्वे कर सकते हैं हैव के माध्यम से। सॉरी, जो फर्स्ट सेंटेंस है ये गलत है, इसमें क्वेश्चन मार्क गलती से प्रिंट हुआ है, तो आप इसको उसी तरीके से कंसीडर करिए, ये फुल स्टॉप होगा। तो आप हैव का यूज एक्सपीरियंस के तौर पे भी कर सकते हैं। ना ऑक्सिलरी वर्ब, ये हमारा ऐसा गेस्ट है जो ऑक्सिलरी वर्ब भी बन जाता है डू की तरीके से। कैसे? फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को की फॉर्मेशन में हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होता है। I have finished my work. They have played the match. They have done their duty. उन्होंने अपना मैच पूरा कर लिया, उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया और वो अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं। मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी यहाँ पर कि जब भी हैव को आप फर्स्ट ऑफ ऑल यूज कर देते हैं तो ये इंट्रोडक्टरी सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। Have they played the match? Have they done their duty? विथ क्वेश्चन मार्क होगा ये। आप हैव को फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे और इसको नेगेटिव के साथ भी यूज करते हैं। कैसे? आई हैव नॉट फिनिश्ड माय वर्क, दे हैव नॉट प्लेड द मैच, दे हैव नॉट डन देयर ड्यूटी। आपको इस हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट को ऐड करना होगा। तो हैव एक ऐसा गेस्ट है आपका, आप इसको भी पहचान लीजिए। ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब चेंज होता है, मॉडिफाई होता है अकॉर्डिंग द सेंटेंस। कभी ये पोजेशन वर्ब की तरह यूज होता है, कभी ये एक्सपीरियंस कन्वे करने के लिए यूज होता है और ये ऑक्सिलरी वर्ब की तरह सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट के फॉर्मेशन में यूज होता है, नेगेटिव सेंटेंस में भी यूज होता है और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी इसको हम यूज कर सकते हैं। तो कीप दिस थिंग इन योर माइंड, मेक योर कॉन्सेप्ट क्लियर। ग्रामर एक ऐसी चीज है, ये मैथ्स की तरह होता है, हमेशा 1 + 1 2 ही होगा, ये कभी भी 2.5 और 1.5 नहीं हो सकता। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को एक बार सही तरीके से समझ लेते हैं तो आपके लिए इनको यूटिलाइज करना बहुत आसान होगा। तो आज के इस सेशन में मैंने आपको बताया कि ये 3 ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है, सॉरी प्राइमरी वर्ब्स जो हैं, आप इनको कैसे समझें, कैसे पहचानें, कैसे ट्रीट करें, कैसे उनको फ्रीक्वेंटली यूज करना सीखें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इनको मॉडल से, जो बाकी के मैंने आपको मॉडल वर्ब्स पढ़ाए हैं, किस तरीके से ये डिफरेंशिएट होते हैं, क्या अंतर है इन तीनों प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में और
मॉडल्स में, जो मैंने आपको पहले बहुत सारे वीडियोस के माध्यम से बताया है। मैंने आपको कैन बताया है, कुड बताया है, सेल सूट भी बताया। आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं और समझ सकते हैं। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाता, आप इनको फ्रीक्वेंटली अपने कन्वर्सेशन में कभी भी यूज नहीं कर पाएंगे। मैं कह रही हूँ आपसे, कभी भी यूज नहीं कर पाएंगे। और ये बहुत इजी है, मैंने आपको हर समस्या को बताने की कोशिश की है। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय जरूर लिखिए। आपकी राय का स्वागत है। और आपकी कोई और समस्या है किसी टॉपिक को लेकर, तो मैं रेडी हूँ आपकी समस्या का समाधान करने के लिए। आने वाले वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगी एक्टिव पैसिव का कॉन्सेप्ट, कि कब आप एक्टिव का यूज करें अपनी वॉइस में और कब पैसिव का करें, और किस तरीके से उनको डिफरेंशिएट करें और किस तरीके से उनको आइडेंटिफाई करें। प्लीज हमारे इन 2 वीडियोस को भी देखिए, स्पीक इन इंग्लिश इजीली और पैसिव और मेल कैसे लिखें। जब भी आपको कहीं अप्लाई करना है, या तो किसी संस्था में एडमिशन के लिए या किसी जॉब को हासिल करने के लिए, तो प्लीज आप इन ट्रिक्स को सीखिए और अप्लाई कीजिए। मैं ब्रिजेश मिश्रा मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।